हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, जिस तरह से रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, इसी तरह से थर्ड टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की है हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन को समझने के लिए यहाँ एक एग्जांपल, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड विद कार्बन और डबल बॉन्ड विद कार्बन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, यहाँ मेरे पास है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्ड विद कार्बन, यानी अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास अल्कीन। और अल्कीन के साथ अटैच जो कार्बन होता है उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। और फिर इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं उन हाइड्रोजन को हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। अब यहां हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अच्छा जी, अब यहां एक किस्म का डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉनों का, कहां से, अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये जो बॉन्ड है ये टूट के यहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इसके, और फिर यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से निकलकर यहां पर पहुंच जाते हैं। एक किस्म का रेजोनेंस होता है, लेकिन इस किस्म के रेजोनेंस में क्या हो रहा है, एक बॉन्ड यहां से खत्म होकर उसकी जगह पे यहां डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। तो इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान ये जो बॉन्ड है ये खत्म हो जाती है, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है और ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये यहाँ पे ये जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं, और फिर इसी तरह से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करके यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए इस किस्म के बॉन्ड को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसके अलावा इस बॉन्ड का एक और नाम भी है, यहाँ एक है हमारे पास एक पी ऑर्बिटल, ये हमारे पास एक पी ऑर्बिटल है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ पी ऑर्बिटल के पास शिफ्ट हो रहे हैं, कहां से, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए इसको सिग्मा पी रेजोनेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के कंडीशंस क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन कहां पॉसिबल है। देखें, हाइपर कॉन्जुगेशन अल्कीन्स में पॉसिबल है, अल्कीन्स में पॉसिबल है, और हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटाइंस में पॉसिबल है, कार्बोकेटाइंस में पॉसिबल है। इसके अलावा हाइपर कॉन्जुगेशन फ्री रेडिकल्स में भी पॉसिबल है, फ्री रेडिकल्स, इन कंडीशंस के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। अच्छा जी, अब देखते हैं कि अल्कीन्स में किस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन होती है। विद एग्जांपल इसको समझने की कोशिश करते हैं बारी बारी, एक एक करके, पहले अल्कीन्स को, फिर कार्बोकेटाइंस को, फिर फ्री रेडिकल्स में हाइपर कॉन्जुगेशन को हम देखेंगे। अच्छा जी, नंबर 1 हम देखेंगे कि अल्कीन्स में किस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। फर्ज करते हैं हमारे पास है ये स्ट्रक्चर CHH, सिंगल बॉन्ड विद C और डबल बॉन्ड विद CH2, ये हमारे पास है प्रोपीन, प्रोपीन नॉर्मल प्रोपीन, N प्रोपीन। अच्छा जी, अब यहां पे क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड फिर यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन, और ये बॉन्ड जो है वो टूट चुके हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो चुके हैं। अब बाकी हमारे पास क्या है, सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन, और फिर कार्बन, अब ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो चुके हैं, CH2, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। एक स्ट्रक्चर ये है। अब यहां पे एक और स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल है, क्या, कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए, क्योंकि हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच है ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, और ये हमारा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन अटैच है ये अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है स्ट्रक्चर के ऊपर, जबकि ये जो है ये हमारे पास ये हाइड्रोजन जरूर है पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि ये तो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है और ये फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन अटैच है, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट जो कार्बन होगा अल्फा कार्बन हमारे पास वही होता है। तो इसलिए अब यहां पे एक और पॉसिबिलिटी ये है कि इस हाइड्रोजन से नहीं बल्कि इस हाइड्रोजन से बॉन्ड जो है वो आगे जो है इसके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होकर आगे शिफ्ट हो जाए, तो इस तरह होगा CH, और यहां पे बॉन्ड शिफ्ट हो चुका है और ये CH, तो फिर हमारे पास बाकी स्ट्रक्चर वही बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये डबल बॉन्ड और फिर ये सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, एक पॉसिबिलिटी ये है। अब एक और पॉसिबिलिटी भी है, वो ये है कि यहां से
ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो ये शिफ्ट हो जाएं, इस बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएं, तो ये फिर एक और स्ट्रक्चर ये भी पॉसिबल है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये जो हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो फिर क्या बनेगा, कार्बन ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे इस बॉन्ड के, तो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ H+ और फिर C सिंगल बॉन्ड विद CH2। तो ये हमारे पास इस तरह से जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे, एक अल्फा हाइड्रोजन, दूसरा अल्फा हाइड्रोजन, तीसरा अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं तो हमारे पास 3 जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो पॉसिबल है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अल्कीन्स में डिपेंड करता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतने पॉसिबल होंगे, और जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और जितने हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे उतना ही हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब एक बात नोट करना है यहां से कि अगर हमने स्टेबिलिटी को चेक करना है तो फिर हम उसमें अल्फा हाइड्रोजन को चेक करेंगे। जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतने उसके अंदर है ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर बनेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और उतना ही उसके अंदर स्टेबिलिटी होगी। हम हाइपर कॉन्जुगेशन को यूज करके अल्कीन्स की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। इस रूल को याद रखें कि ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अगर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा है, ग्रेटर विल बी दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, मोर स्टेबल विल बी आवर अल्कीन, ज्यादा हमारा स्टेबल होगा अल्कीन। यानी कि अल्कीन की स्टेबिलिटी का दारोमदार है अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर। अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब चेक करते हैं, यहां पे कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं। कार्बन H और H, एक अल्कीन है हमारे पास ये, और एक अल्कीन है हमारे पास कार्बन CH3 H C H और H। एक और अल्कीन है हमारे पास CH3 H और H, और एक और अल्कीन है हमारे पास CH3 डबल बॉन्ड विद CH3 और CH3। अब इनमें से कौन सा ज्यादा स्ट्रक्चर जो है, कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल है हमारे पास, देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन को। यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, देखें ये हाइड्रोजन है पर ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये तो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच्ड कार्बन है, तो इसलिए यहां पे नो अल्फा हाइड्रोजन, पहली बात। अब यहां पे देखते हैं कितने अल्फा हाइड्रोजन है, देखें ये फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हाइड्रोजन है। अगर ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो ये हमारा अल्फा कार्बन है। अब इस अल्फा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे चेक करते हैं, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये हमारा अल्फा कार्बन है। यहाँ पे हमारे पास 2 अल्फा कार्बन है, तो 2 अल्फा कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन आ गए हमारे पास। अच्छा जी, उसके बाद यहां चेक करते हैं, तो यहां पे हमारे पास, चलो एक और स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं, ये H, और इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर ये है कार्बन डबल बॉन्ड विद कार्बन CH3 और ये CH3। ये तो बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। अब इसमें हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें अगर हम अल्फा हाइड्रोजन चेक करें तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, जबकि ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है। तो यहाँ पे 3 3 3 और हमारे पास 9 अल्फा हाइड्रोजन आ गए यहाँ पे। और अगर इसको हम चेक करें तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, ये सारे अल्फा कार्बन है। तो इनके ऊपर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 3 और 3। तो इसके यहां हमारे पास 12 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। इसको नाम देते हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। तो हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल वो होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब है 5 इज मोर स्टेबल देन, उसके बाद 4 और 4 क्योंकि इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसको अगर हम देखें तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है,
इज मोर देन 3, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। देखें यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मोर देन 2 ये हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है और ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो इसका मतलब है फिर लास्ट में सबसे आखिर में है इसकी स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो उतने ही ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने जितने अल्फा हाइड्रोजन है। अब देखें यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 है, यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, कोई भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो 9 स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल है। यहाँ पे 12 अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइपर कन्जुगेशन के जो है 12 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इसलिए स्टेबिलिटी वहां ज्यादा होगी जहां पे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा होंगे। तो ये हमारे पास है, इनकी स्टेबिलिटी आ गई। अब स्टेबिलिटी बाज़ औक़ात जो है वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इक्वल भी हो सकता है, तो दूसरे भी इसी तरह से प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो यहां पे हम देखेंगे, फर्ज करते हैं हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, कार्बन डबल बॉन्ड विद कार्बन, सिंगल बॉन्ड विद CH3, सिंगल बॉन्ड विद H, सिंगल बॉन्ड विद H, सिंगल बॉन्ड विद CH3। एक स्ट्रक्चर हमारे पास ये है और एक स्ट्रक्चर, अच्छा इसको मैं A नाम देता हूं, और ये हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है कार्बन कार्बन, यहाँ पे CH3 और यहाँ CH3 और उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। और एक और स्ट्रक्चर है कार्बन डबल बॉन्ड विद कार्बन CH3 और ये हमारे पास CH3 और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब जरा गौर करें, यहां थोड़ा सा सवाल कॉम्प्लेक्स हो गया। अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन चेक करें, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हमारे पास अल्फा कार्बन है तो हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास, ठीक है, और ये हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, क्योंकि ये भी हमारा अल्फा कार्बन है, ये भी हमारा अल्फा कार्बन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे। तो टोटल हमारे पास इस स्ट्रक्चर में आ गए 6 अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में हम देखें तो ये जो हाइड्रोजन है ये हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, ये फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन ये भी आ गया। और यहाँ पे देखें तो यहाँ भी इसी तरह की कंडीशन है, ये हमारे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है ये दोनों, लेकिन ये हमारे पास देखें ये अल्फा कार्बन है, ये हमारे पास कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। तो यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो यहाँ भी हमारे पास है 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अब सवाल यह है कि इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है। तो अब यहाँ पे ये थोड़ा आपके लिए कंफ्यूजिंग है कि इनमें से ए स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, बी ज्यादा स्टेबल है या सी ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे हमने मुख्तलिफ चीजें फिर से देखने हैं। अब यहाँ पे देखें जो ट्रांस स्ट्रक्चर होते हैं हमेशा सिस से ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब इनमें से देखें ये ट्रांस है CH3 ट्रांस, ये इस तरह से CH3 H और H, कुछ इस तरह की कंडीशन है। अब यहाँ ये एक ही साइड पे आ गए हैं तो सिस में ये दोनों एक ही साइड पे होते हैं, तो इसलिए इनके दरमियान रिपल्शन पैदा होती है। रिपल्शन की वजह से ये थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल। लेकिन इसमें ये सिस है हमारे पास, सिस ब्यूटीन है, ब्यूटीन, क्योंकि 4 कार्बन है, 1 2 3 4 और डबल बॉन्ड है, सिस ब्यूटीन है। और ये हमारे पास एक ट्रांस ब्यूटीन है CH3, ये क्या है, ट्रांस ब्यूटीन। यहां पे एक हाइड्रोजन और यहां पे एक हाइड्रोजन, ये हमारे पास ट्रांस है। अब ट्रांस में ये दोनों अपोजिट कार्बन के ऊपर हैं, अपोजिट साइड पे हैं, ये हाइड्रोजन भी अपोजिट साइड के ऊपर हैं, तो इसलिए इनके दरमियान कोई ऐसे खास रिपल्सिव फोर्सेस क्रिएट नहीं होंगे। तो हमेशा सिस की निस्बत ट्रांस हमेशा स्टेबल होता है, ट्रांस ब्यूटीन ट्रांस हमेशा थोड़ा स्टेबल होता है सिस की निस्बत, क्योंकि इसमें एक ही ग्रुप जो है अपोजिट साइड के ऊपर है और उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस नहीं है। अच्छा जी, अब इनमें से तो बात समझ में आ जाती है कि हमारे पास जो ए है वो ट्रांस है और बी जो है वो सिस है, तो ए ज्यादा स्टेबल है बी से, ये बात तो समझ में आ गई है। लेकिन यहां क्या है, इसके अंदर ना सिस है ना ये ट्रांस है, तो यहां पे कंडीशन थोड़े डिफरेंट है। अगर इसके स्ट्रक्चर के ऊपर हम गौर करें तो कुछ इस तरह बना हुआ है स्ट्रक्चर इसका, CH
H और ये 3 है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। अब यहां इस कंडीशन में थोड़ा सा एक और इफेक्ट भी आ रहा है कि अगर यहां से हाइपर कॉन्जुगेशन हो, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाए और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाए, तो यहां पे आ जाती है नेगेटिव चार्ज। अब ये जो यहां पे अगर इसके ऊपर हम गौर करें तो इस नेगेटिव चार्ज के आने की वजह से यहां एक और इफेक्ट भी यहां पे काम कर रहा है। एक साइड पे ये हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसी डायरेक्शन में चल रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन। एक और इंडक्टिव इफेक्ट भी है यहां पे, देखें ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इस साइड पे फोर्स कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को पुल कर रहा है, और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉनों को इस तरफ जो है वो पुश कर रहा है। तो अब ये जब दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉनों को इस साइड पे पुल कर रहे हैं, यहां पे नेगेटिव चार्ज जो है हमारा इस कार्बन पे मौजूद है, इस कार्बन पे नहीं है। यहां पे थोड़ा सा चार्ज डिस्पर्शन जो है वो ज्यादा है, इसकी वजह से ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल है। तो ये इन सब में से ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर ये है, क्योंकि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन एक ही डायरेक्शन में अमल कर रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट भी इसी डायरेक्शन में अमल कर रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी इसी डायरेक्शन में अमल कर रहा है, इसलिए ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल स्ट्रक्चर है वो हमारे पास है ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला। तो इसका मतलब है C इज मोर स्टेबल देन A और A इज मोर स्टेबल देन B। तो इस तरह से हमारा जो है हमारे कंडीशंस बन। आपने मुझे बताना है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, यहां डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, यहां CH डबल बॉन्ड विद CH2, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड विद CH, सिंगल बॉन्ड विद CH3, सिंगल बॉन्ड विद CH3, डबल बॉन्ड विद CH, सिंगल बॉन्ड विद CH3, सिंगल बॉन्ड विद CH3। ये एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, और आपने इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बताने हैं। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं? देखिए फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, ये फंक्शनल ग्रुप है नंबर 1, और ये फंक्शनल ग्रुप है नंबर 2, ये फंक्शनल ग्रुप है 3। तो हमारे पास 3 जगहों पे अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो अब हमने अपने आइडेंटिफाई करना है अपने अल्फा कार्बन को। तो एक अल्फा कार्बन हमारा इस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट से ये आता है, एक अल्फा कार्बन हमारा ये आता है, और इसी तरह से इसी फंक्शनल, इन दोनों फंक्शनल ग्रुप्स के दरमियान में यहाँ पे एक कार्बन मौजूद है यहाँ, और इस कार्बन के अगर आप बॉन्ड देखें तो 3 बॉन्ड बनाए हुए, एक हाइड्रोजन यहाँ इसके पास मौजूद है। इसी तरह से यहाँ पे ये हमारे पास जो है फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हमारे पास एक अल्फा कार्बन यहाँ भी है, अल्फा कार्बन। तो इस अल्फा कार्बन के ऊपर ये देखिए ये कार्बन बॉन्ड इस साइड पे और एक बॉन्ड इस साइड पे कार्बन के साथ, और एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ भी हाइड्रोजन मौजूद है, ये क्योंकि हमारा एक अल्फा कार्बन है। तो अब टोटल हमारे पास कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन? 3 3 6 और 1 7, 7 और 2 9। तो टोटल हमारे पास टोटल अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू हमारे पास 9 है इस स्ट्रक्चर के अंदर। देने का मकसद ये था कि एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर भी अल्फा हाइड्रोजन की पहचान हो। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइंस। कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन, एक कार्बोकेटाइन लेते हैं CH H H और ये C और H H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है कि इस कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट है, कार्बन की वैलेंसी जो है यहाँ पे 3 बॉन्ड है कार्बन के, एक बॉन्ड यहाँ पे कम है, यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है। तो यहाँ से अब यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। ये हमारा समझे कार्बोकेटाइन वाला, ये जो प्लस वाला कार्बन है, इसको हम फंक्शनल ग्रुप के तौर पे लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? अल्फा कार्बन। अब अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास आ गए हैं 3, 1 2 3। तो अब यहाँ अल्फा हाइड्रोजन से एक जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, तो हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये स्ट्रक्चर पॉसिबल हो जाएगा। H यहाँ पे प्लस चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके निकल चुके हैं, फिर ये H और फिर ये हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे अब सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड, और फिर ये H और H, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की शॉर्टेज खत्म हो गई है, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ पे नहीं है। अब इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हो जाए, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए, यहां से भी शिफ्ट हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो एक हमने बना लिया, बकिया 2 हम इस तरह से बना लेंगे। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास ये बन सकता है,
और यहाँ से हमारे हाइड्रोजन निकल चुके हैं और ये हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो आगे ट्रांसफर हो चुका है। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर हमारे पास ये पॉसिबल है, कार्बन और हाइड्रोजन और यहाँ प्लस चार्ज ये वाले इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट हो जाएं तो फिर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास तीन जो है स्ट्रक्चर हैं, पॉसिबल है, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके लिए। वो हाइपर कॉन्जुगेशन हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में भी बताता है। अब यहाँ पे लेते हैं एक एग्जांपल। तीन कार्बोकेटाइन है हमारे पास, एक है CH3 सिंगल बॉन्ड विद C प्लस H2, एक ये है, और एक स्ट्रक्चर है CH3 C प्लस और CH3, और एक और कार्बोकेटाइन हमारे पास पॉसिबल है कुछ इस तरह से, यहाँ पे H लगा देते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड विद C, सिंगल बॉन्ड विद CH3 और सिंगल बॉन्ड विद CH3 और यहाँ पे प्लस चार्ज। तो अब ये हमारे पास आ गए तीन कार्बोकेटाइन। अब हमने इनकी स्टेबिलिटी को चेक करना है। स्टेबिलिटी का दारोमदार है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर। जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब हमने देखना है ये हमारा A है, ये B है और ये C है, इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल है। अच्छा जी, अब अगर इसको देखें तो इसके पास ये देखें, ये तीन हमारे पास जो है अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है? तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर हमारा वो होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इसका मतलब है हमारा C वाला स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा है, फिर B स्टेबल है और उसके बाद फिर A स्टेबल है। इस तरह से जो है हाइपर कॉन्जुगेशन हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में भी बताता है। और उसके बाद देखेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो फ्री रेडिकल में भी पॉसिबल है। हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल्स, हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन लेते हैं। एक फ्री रेडिकल CH और ये सिंगल बॉन्ड विद CH और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है। तो यहाँ भी हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। इस तरह से यहाँ ये जो है ये हमारे पास समझे फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हमारे पास अल्फा कार्बन है और ये हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा। अब यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन रेडिकल के साथ पॉसिबल है। अब यहाँ गौर करें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इनमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पे एक बॉन्ड जो है वो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को मिलाकर एक बॉन्ड बन सकता है और ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए। यानी फ्री रेडिकल में हमेशा बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज होती है, बॉन्ड 2 इक्वल पार्ट्स में टूट जाता है, एक इलेक्ट्रॉन एक साइड पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे साइड पे। तो फिर हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर पॉसिबल है। हाइड्रोजन यहाँ पे प्लस चार्ज की बजाय अब फ्री रेडिकल वाला हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास और फिर ये H, फिर ये H और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो चुका है। तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड जो है इन 2 इलेक्ट्रॉनों की वजह से और फिर ये CH और H, ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया। तो फ्री रेडिकल की वजह से भी हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो पॉसिबल है। अब इसमें मजीद स्ट्रक्चर पॉसिबल है। एक मरतबा हम इस हाइड्रोजन के जरिए से फ्री रेडिकल में, फिर इस हाइड्रोजन को फ्री रेडिकल में चेंज करेंगे, पहले इस बॉन्ड को तोड़कर फिर इस बॉन्ड को तोड़कर। तो किस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये C डबल बॉन्ड विद C एक दफा इस तरह से बन जाएगा, यहाँ ये और फिर ये फ्री रेडिकल वाला हाइड्रोजन और फिर ये H। फिर एक और थर्ड स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह से पॉसिबल है, ये कार्बन डबल बॉन्ड विद कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन और इस बार यहाँ हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे फ्री रेडिकल ये वाला। तो हमारे पास ये मेथड जो है इस तरह से हमारे पास यहाँ 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल है। और यहाँ पे किसके जरिए से हाइपर कॉन्जुगेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, फ्री रेडिकल के जरिए से। तो फ्री रेडिकल भी हाइपर कॉन्जुगेशन में अपना किरदार अदा कर सकता है।